come back again in the class 10 chapter light and topic number is 6. In this chapter I will provide you a series of topics 1, 2, 3, 4, 5. 5 topics we have already discussed. Now we have started the topic number 6. So you be careful and go through the topic wise with chapter. First numerical we have discussed in topic number 5. पहले टॉपिक में जो फिफ्थ टॉपिक था उसमें एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम दो न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. एक न्यूमेरिकल इसमें ये है, अ कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. द साइज ऑफ द इमेज इज डबल दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वेयर इज द इमेज फॉर्म? मैंने आपको कल भी बताया था जब न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व कराया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में तीन चीज फाइंड आउट करनी होती है कि उसमें मिरर कौन सा है, गिवन क्या दे रखा है और हमें फाइंड आउट क्या करना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो तो मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर. तो इस कनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन में हमें जाना है. उसके बाद में इसमें कंडीशंस देखो, गिवन क्या दे रखा है. गिवन दो चीज दे रखी है, एक तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, दूसरा इसमें साइज ऑफ इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से डबल दे रखा है. इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है, डबल. तो सबसे पहले हम गिवन चीज लिख देते हैं इसमें, अ कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड. कनकेव मिरर में यू कैसा होता है भाई, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है. कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस. ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस है, 10 सेंटीमीटर पे. तो u कैसा आ जाएगा इसके अंदर, 10 सेंटीमीटर. तो पहली कंडीशन तो हमें ये निकाल ली. सेकंड कंडीशन दे रखा साइज ऑफ द इमेज इज डबल दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इमेज का साइज डबल है और इधर आपका किसका साइज डबल है, आपका ऑब्जेक्ट के. तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है. तो हम इसमें डायरेक्ट ऐसे कंफ्यूजन में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसमें m लिख दो, m इज इक्वल टू 2. लेकिन इसमें m आपको किसके बराबर दे रखा है, साइज. साइज को हमने किससे डिनोट किया था, h डैश से. तो इसमें m का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, h डैश अपॉन h इक्वल टू 2. ये कंडीशन हमारी यहां से निकल कर आई है. यहां तक बात क्लियर होगी. अब नेक्स्ट देखो, हमें इसमें फाइंड आउट करना, वेयर इज द इमेज फॉर्म, m v फाइंड आउट करना है. इसके अंदर हमें v क्वेश्चन मार्क, हमें v का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो इसके अंदर हम m का फॉर्मूला लिखेंगे, m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u. m की हमें जरूरत नहीं, ये चीज तो हमारी e की वैल्यू हो गई, क्वेश्चन दे रखी है. तो इसकी जगह पे हमने 2 कर दिया, माइनस v हमें फाइंड आउट करना है. u कितना दे रखा है आपका, माइनस 10. एक माइनस आपका ये है और एक माइनस आपका ये है. अब इसको हम अब सॉल्व करें तो इसमें हम क्या करें, v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस v इक्वल टू 2 माइनस 10. ये कितना हुआ आपका, माइनस v इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर और v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. दिस इज योर फाइनल आंसर. एक न्यूमेरिकल हमने इस टाइप का किया, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है. मैं आपको तीनों न्यूमेरिकल्स आपके बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के करा रहा हूं जो थोड़ा सा अलग अलग आप टाइप के करिए, एग्जाम में आपको हेल्प रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें. अब नेक्स्ट में द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर. पहले क्या फाइंड आउट करना है हमें, मिरर. पहले में मिरर कौन सा दिया हुआ था आपका, कनकेव. हमने इसका कनकेव के साइन अकॉर्डिंग से ये लिया था, साइन कन्वेंशन के. ये हमने m 2 कैसे लिया, 2 इस वजह से लिया, m आपका डबल दे रखा था और यहाँ पे कंडीशन आपकी इरेक्ट दे रखी है. ठीक है, इरेक्ट. इरेक्ट के साथ है वर्चुअल, और इरेक्ट क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. इस वजह से यहाँ पे हमने m पॉजिटिव लिया. ये मैंने आपको m की कंडीशन लिखवा दी थी जब मैग्नीफिकेशन कराया था. अब इसके अंदर हमें कन्वेक्स मिरर है. सबसे पहले कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन याद रखना है. फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसके अंदर, 30 सेंटीमीटर. तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव. तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे इसके अंदर, f आ गया 30 सेंटीमीटर. ठीक है, पहली कंडीशन हमारी क्लियर. नेक्स्ट देखो, अ क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसमें भी क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है. तो क्वार्टर वही सेम, कंफ्यूजन हो आप इसमें h में, h डैश में, v में, तो आप उन सबको छोड़ो, सिर्फ m इज इक्वल टू 1/4. एक चीज इसमें ध्यान रखना है
कि इस क्वार्टर का अपन 1/4 होता है, तो सेंटीमीटर मीटर थोड़ी है, तो मैग्नीफिकेशन दे रखा है कि मैग्नीफिकेशन की हमारी कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती। ये पहचानने के तरीके होते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट आपका इतना ही है 1/, ये आपका h डैश था। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस v अपॉन u, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू 1/4। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको u फाइंड आउट करना है, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब सॉल्व के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से v को लेंगे, तो v कैसे ले लेंगे हम, v इक्वल टू माइनस साइन मैंने इधर कर दिया, u ऊपर पहुंचा दिया, नीचे 4 कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है मिरर का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब v की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, 1 माइनस u/4 प्लस, और क्वेश्चन में 1/u इक्वल टू f कितना दिया हुआ है 1/30। ध्यान से देखो मैंने क्या स्टेप किया है इसके अंदर ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका ये डिनोमिनेटर में 4 इसको ऊपर ले जाएंगे और माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे, -4/u इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/30। अब नेक्स्ट चीज ध्यान दो, यहाँ पे u और u का एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया इसका u, -4 प्लस 1 इक्वल टू 1/30। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3/u इज इक्वल टू 1/30। मैं पहले भी बताया था आंसर को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा जाता। अननोन क्वांटिटी हमारी u है, u फाइंड आउट करना, तो u को हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, u इज इक्वल टू -3 * 30। तो u हमारे पास में कितना है, -90 सेंटीमीटर। ये आंसर हमारा सही है। एक हमें एक्यूरेसी पता लगी, क्योंकि मिरर का जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था कनकेव और कन्वेक्स का, उन दोनों मिरर के अंदर आपका u होता है वो नेगेटिव आता है। तो आंसर में हमारा u कैसा आया है, इसमें नेगेटिव ही आया है। तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकल हमारा सही है। सेकंड चीज, पहले वाले में देखो कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर का हमने जो न्यूमेरिकल किया था, इसके अंदर v आपका +20 आ रहा है। +20 का मतलब कौन सा है, आपको हमने 6 केस कराए थे इमेज फॉर्मेशन डायग्राम में, उसमें 6th वाला जो केस कराया था जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन P और F के बीच में थी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस केस में इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर बनती थी और बिहाइंड द मिरर बनती थी। तो उसमें नेचर ऑफ इमेज कैसा होता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कंडीशन दे रखी इरेक्ट इमेज, तो इरेक्ट इमेज बनेगी तो ये कौन सी साइड में चलेगी, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में v कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी v हमारा पॉजिटिव निकला है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है। ये दोनों आंसर्स हमारे सही निकल कर आ गए। ये बात क्लियर, कैसे थोड़ा सा हिंट से अपना पहचान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन, द गिवन आंसर्स आर राइट और रॉन्ग। हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर टेकिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट रे आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, उस फिनोमिनन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे, सपोज हमने एक गिलास के अंदर पानी ले लिया और उस पानी के अंदर हम पेंसिल रख दें, अब उस पेंसिल की जो पेंसिल का अगला हिस्सा पानी में डिप है उसको देखेंगे तो लाइट इंटर कर रही है, लाइट जब आपकी वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, जब हम उसकी इमेज को हम आसानी से देख पा रहे हैं। तो एक मीडियम तो एयर हो गया पानी के ऊपर और दूसरा मीडियम आपका क्या हो गया, वाटर। तो जब लाइट रे आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या इसके पाथ में चेंज हो जाना उसको भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये सपोज मीडियम हमने पहले वाला ईयर ले लिया और ये मीडियम हमने ग्लास ले लिया, लाइट आपकी इसके अंदर इंटर कर रही है, तो ये स्ट्रेट पाथ ही नहीं होगा, इसका पाथ आपका थोड़ा बहुत मुड़ जाएगा, स्ट्रेट ना होकर ये मुड़ जाएगा। जो इसके अंदर मुड़ी है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, इंसिडेंट, और ये आपका नॉर्मल हो गया जो मैंने एन डैश बनाया, इसका नाम हमने इंसिडेंट का ए वो रख दिया और ये बी। पहले भी आपको पता रखा है इंसिडेंट रे होती इनिशियली लाइट रे फॉल ऑन एनी सरफेस, तो इनिशियली लाइट रे इस सरफेस पे फॉल हो रही है
और इस मीडियम से इसके अंदर जा रही है तो ये रिफ्रैक्टेड रे आपकी कहलाएगी। और ये मीडियम आपका कौन सा हो गया, सेकंड मीडियम हो गया, जिसको हमने ग्लास कहा। कुछ डेफिनेशंस दे रहे हैं इसके रिलेटेड और हमारा सारा पॉइंट ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम रेयर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम आपका वो मीडियम है, रेयर मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो, उसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम यहां से 100 मीटर दौड़ने के लिए बोले आपसे, तो 100 मीटर आप मेरे ख्याल से 2 मिनट में, 1.5 मिनट में या 3 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर कर लोगे, या उससे भी कम डिस्टेंस टाइम में उसको कवर कर लोगे। लेकिन उसी 100 मीटर के रेंज में अगर हम पानी भर देते हैं तो आपका वही डिस्टेंस 100 मीटर को कवर करने का 20 मिनट का टाइम भी लग सकता है, 30 मिनट का टाइम भी लग सकता है। तो हमारी पानी भरने पर जो हमारी स्पीड हो गई पानी के अंदर चलने की, वो स्पीड कैसी हो गई, कम। जहां पर हमारी स्पीड कम है उसी मीडियम को हम क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम कहेंगे। और जब पानी हमने नहीं भरा हुआ था, जब वैसे ही हम 100 मीटर की दौड़ लगा रहे थे तो काफी स्पीड से दौड़ लगा रहे थे, वो मीडियम आपका रेयर मीडियम कहलाएगा। मतलब कि जिसके अंदर हमारी दौड़ने की स्पीड कैसी थी, ज्यादा थी। तो रेयर मीडियम आपका वो मीडियम होता है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। डेंसर मीडियम वो मीडियम होगा स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। मैक्सिमम के लिए मैंने एमएक्स कर दिया, मिनिमम के लिए एमआईएन कर दिया। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे आपकी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड होगा। सेम जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता था उसको हम बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? रिफ्रैक्शन का मेन कॉज यही होता है जब लाइट रे आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये मीडियम आपका रेयर हो गया और ये मीडियम आपका डेंसर हो गया, इसका पाथ चेंज हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर समझाया था, ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, डेंसर में इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने के कारण इसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो इसी वजह से आपका रिफ्रैक्शन होता है। अब हम एक कंडीशंस ले रहे हैं, दो कंडीशंस लेंगे। जब लाइट रे आपकी रेयर से मीडियम में डेंसर में जाएगी और डेंसर से रेयर में जाएगी, तो उस केस में क्या होता है? लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। लाइट रे आपकी रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, ये आपका रेयर मीडियम हो गया और ये वाला आपका डेंसर मीडियम हो गया, इनमें लाइट रे जा रही है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है, हमेशा आपको ध्यान रखना है जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की साइड में बेंड होगी, इसलिए मैंने ये एरो इस डायरेक्शन में बना दिया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी अंदर की साइड, नॉर्मल की साइड में बेंडिंग हो रही है। और इस केस में एंगल आई हमेशा बड़ा होगा और एंगल आर आपका छोटा होगा। एग्जांपल के लिए सपोज ये एंगल आपका 40 डिग्री का है तो ये एंगल आपका 30 का हो सकता है, ये आपका 30 का है तो ये आपका 20 का हो सकता है, ये 60 का है तो ये आपका 30 का या 40 का हो सकता है। मतलब ये एंगल हमेशा बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इसी वजह से मैंने लिखा दैट इज एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। Light now let's topic light goes from denser medium to real medium। जो लाइट रे आपकी डेंसर मीडियम से रियल मीडियम जाएगी, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये रियल मीडियम। अब लाइट रे जब डेंसर से जा रही है तो यही हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पर कैसी थी, मिनिमम। तो मैक्सिमम होने के कारण ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब नॉर्मल से अवे हो जाएगी ये, जब लाइट रे डेंसर से रियल में आ रही है, तो ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस और एंगल आर इज मोर। रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये आपका 40 का हो सकता है, ये सपोज 50 का है तो ये 60 का हो सकता है, ये 20 का है तो ये 30 का हो सकता है। नेक्स्ट ले रहे हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। आपके दो लॉस हैं, एक तो रिफ्लेक्शन का लॉस था जो मिरर वाले में था, और इसमें आपका लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन आता है। रिफ्रैक्शन का हमने मीनिंग आपको बता दिया था और थोड़ा सा एक सिंपल वे में मैं डिफाइन कर देता हूँ। किसी भी चीज में से लाइट रे का आर पार हो जाना, उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। जैसे आपकी विंडो, ग्लास के विंडो प्लेन्स होते हैं जो घर में लगे होते हैं,
गाड़ियों के शीशे होते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और बाहर की चीजें हमें सारी दिखाई देती हैं, वो एक रिफ्लेक्शन का ही फिनोमेना है। लाइट रे आपकी आर पार पास हो रही है, उसमें से लाइट रे पास हो रही है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो पहला लॉ क्या है, जो हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ था वो सेम इसका आ जाता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lie on the same plane and same point of interference. Interference का मतलब दो फेसों को आपस में जोड़ रहा है, interference of two media. The incident ray, refracted ray and the normal all lie in the same plane at the point of incidence on the interference of two media. पहले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एक ही सरफेस पर एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, जो इंटरफेरेंस जो आपका सरफेस दो मीडियम को आपस में जोड़ता है। सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या है, ये आपकी रेशियो है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन, इसका साइन आई और साइन आर का रेशियो है, इसको सेकंड लॉ कहते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant, ये आपका सेकंड लॉ कहलाता है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। सेकंड लॉ को लिखा कैसे जाएगा, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू n, n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, n की जगह पर हम म्यू भी लिख देते हैं बहुत सी किताबों में, इसको ऐसे भी लिख देते हैं n21, ये n है x नहीं है, n21, इस वन को हम आगे भी लिख देते हैं ऐसे, और इस वन को हम इधर भी लिख देते हैं कभी, और यहाँ पर भी लिख देते हैं। दिस इज ऑल्सो, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ में आपको सेकंड लॉ को डिफाइन करना है, और इसको बोलेंगे कैसे, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। इस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जो मैंने पीछे लिखा ये विद रिस्पेक्ट टू आएगा, जो आगे लगा ये विद रिस्पेक्ट टू आएगा, मीडियम इसका मतलब कि जो पहला है ये पहला मीडियम हो गया, सेकंड वाला ये हो गया आपका टेंशन। अगर हम इनको चेंज कर देते 2 1 कर देते तो दूसरा मीडियम आपका इधर आ जाता और पहला मीडियम आपका ये आ जाता। क्लियर? तो आपके लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉस हैं जो अभी हमने डिस्कस कर लिए। हाँ, नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी से पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और हमने ये पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपके टू टाइप्स होते हैं, एक रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक आपका रिलेटिव इंडेक्स होता है। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। द वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं कि एक मीडियम वैक्यूम हो या एक मीडियम हो आपका, उसको भी हम कह सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n या म्यू से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, इसको हमने c से डिनोट कर दिया, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को हमने v से डिनोट कर दिया। इस फॉर्मूले को हम ऐसे कह सकते हैं v1 v2, v1 है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम और v2 है वेलोसिटी ऑफ लाइट डेंसर मीडियम। एक चीज अब इसको ध्यान रखना है आपको कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये 1 है, ये आपका न्यूमरेटर में आएगा, ये इंडिकेट करेगा रेयर मीडियम को, और मैंने पीछे यहाँ पे 2 लिखा है, जो ये 2 लिखा है आपका ये वाला 2, ये 2 इंडिकेट कर देगा डेंसर मीडियम को। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता तो एक ही चीज थी, इक्वल टू करके इसको n21, तो ये आपको पहला वाला जो लास्ट में लिखा हुआ ये रेयर मीडियम को इंडिकेट करता न्यूमरेटर को, और ये आपका किसको इंडिकेट करता डेंसर मीडियम को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सी किताबों में अलग अलग तरीके से ये दे रखा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियर मीडियम की वेलोसिटी लाइट और ये डेंसर मीडियम की वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव 1 n2 को हमने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। अब नेक्स्ट ले रहे हैं, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टाइप्स भी होती हैं, और वो टाइप्स क्या है, पहली टाइप है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड टाइप है आपकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। मैं आपको शॉर्ट में ही और ऐसा समझा रहा हूं दिमाग में वो चीजें सेट हो जाएंगी बिल्कुल। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रेयर मीडियम होता है उसके अंदर हमेशा एयर या वैक्यूम आएगा, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मैंने एयर लिख दिया है।
विद रिस्पेक्ट टू आपका मीडियम न्यूमरेटर वाला ही तो होगा, इसमें अभी हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको ऊपर लिखेंगे और इस मीडियम को सेकंड लिखेंगे। तो ऊपर वाला मीडियम आपका एयर हो गया, तो एयर की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸, और ये आपका कोई भी मीडियम हो सकता है, ये मीडियम आपका फिक्स होगा, मेरा कहने का मतलब ये है ऊपर वाला, तो इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपके दोनों मीडियम कोई भी हो सकते हैं, डेंसर रेयर, ये आपको मैंने फिर इंटरचेंज कर दिया, ऊपर नीचे कोई भी मीडियम उसे विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, कोई इसमें पर्टिकुलर एक मीडियम होना जरूरी नहीं है, इसमें मीडियम आपके चेंज हो सकते हैं। तो ये आपकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं n/1, जो आगे चीज लिखी जाएगी वो आपको ऊपर पहुंच जाएगा, जो बाद में लिखी जाएगी वो चीज नीचे आ जाएगी। इसको ऐसे भी नोटेशन किया जा सकता है, इसको ऐसे भी, ये पीछे लिखी हुई चीज ये ऊपर गई और ये आगे लिखी हुई नीचे, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होता, मैं आपको दोनों तरह से लिख के बता रहा हूँ कि किताबों में हर किताब, जितनी भी आप अलग अलग किताब पढ़ोगे उसमें इन चीजों को अलग अलग दे रखा है। मैंने यहाँ पे n से डिनोट कर रखा है, बहुत सी किताबों में म्यू दे रखा है, इसमें म्यू, तो म्यू भी सही है, n भी सही है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों मीडियम आपके अलग अलग हो सकते हैं, कोई फिक्स मीडियम नहीं होगा, लेकिन एब्सोल्यूट में एक मीडियम आपका एयर ही होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसमें आपका जैसे ये था V2 अलग मीडियम था, V1 अलग मीडियम था, अब यहाँ पे V2 आ गया, V1 आ गया, ये रिलेटिव कहलाता है। कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा, एब्सोल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमेशा वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अगर 1 से ज्यादा आ रही है न्यूमेरिकल में तो इसका मतलब आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। अगर लेस देन 1 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव की आपको डेफिनेशन बताइए। रिलेटिव में आपका रियल मीडियम हमेशा रियल होगा और एब्सोल्यूट में कोई भी दो मीडियम आपके अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका एक प्योर नंबर होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मैग्नीफिकेशन का, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इन दोनों की आपस में कोई भी यूनिट नहीं होती। जिस मीडियम की ऑप्टिकली, मतलब कि जिसमें से लाइट पास हो, ग्लास वाले उनको हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ग्लास की पढ़ते हैं, उसको ऑप्टिकली कहते हैं। जो मीडियम आपका, जिस मीडियम की हायर वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो मीडियम उतना ही डेंसर होगा। सपोज एग्जांपल के लिए, जैसे आपके दो मीडियम दे रखे हैं, एक मीडियम ए हो गया 1.5, बी मीडियम हो गया आपका 0.6, तो इसमें से डेंसर कौन सा है रेयर? तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो आपका डेंसर मीडियम है, तो ए वाला तो आपका डेंसर हो गया, ये डेंसर, और बी वाला मीडियम आपका रेयर हो गया। तो कहने का मतलब है जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो मीडियम आपका डेंसर होगा, और जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी वो मीडियम आपका कैसा होगा, लोअर होगा। अब हम ले रहे हैं एक थोड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहे हैं, क्योंकि इसके बेस पे आपको डेरिवेशन ले रहे हैं छोटा सा, इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, और आगे एक छोटा सा ग्लास का भी डेरिवेशन है, वो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हो जाएगा समझने में कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल किस टाइप से होता है। जब लाइट रे हमारी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, मीडियम फर्स्ट हो या मीडियम सेकंड, लाइट रे आ रही है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v1/v2, और इसको रियल वाले को आगे लिखेंगे, ये पीछे लिखेंगे 1n2, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। जब लाइट रे आपकी सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, v2/v1, तो आपकी स्टार्ट यहां से हुई है v2 से, तो ये आपका अपर लिखा जाएगा, ये आपका डाउन लिखा जाएगा, इसलिए 2 यहां पर आ गया, ये 1 इधर आ गया, v2/v1। इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका बनाने के लिए, इसका जैसा बनाने के लिए, तो ये v1/v2 कर दिया, ये इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का हमारा इतना आ गया। इसका न्यूमरेटर हमने 1 मान लिया था, इसको इधर भेज दिया, तो इस चीज को हमने इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास तो वैल्यू निकल कर इधर आ गई है, ऐसी है, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट और सेकंड को, इस वाली चीज को आपस में कंपेयर करा, तो इसमें हमें ये वाली चीज और ये वाली चीज कैसी है, दोनों आपस में बराबर है। तो दोनों आपस की बराबर है
तो इसको हम इसके इक्वल लिख देंगे, तो हमने वही इसमें लिख दिया 1 and 2 1 equal to 1। तो इसका मतलब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल हो सकता है। अगर ऐसे में हो तो ऐसा हो सकता है, एयर और ग्लास के टर्म्स में हो तो ये ऐसे हो सकता है। यहाँ पे देखो 1n2 2n1 ANG GN। Students, come back in the topic of refractive index. Topic 6 is going on same. Now we are doing some numericals on refractive index. जो हमने refractive index 6 टॉपिक में पढ़ा था उसके ऊपर कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। दो न्यूमेरिकल्स ये हैं और इम्पोर्टेंट ही न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहला न्यूमेरिकल है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33। अब लिखने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन में दे रखा है एयर टू वाटर, तो हम सबसे पहले एयर के लिए सिंबल क्या होगा ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल एन, वाटर का कितना दे रखा है 1.33, सिंपल वे में लिख दिया मैंने। जैसी लैंग्वेज क्वेश्चन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। सबसे पहले एयर दे रखा है, फिर वाटर, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर इतना दे रखा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, अब इसको देखो वाटर टू एयर WNA, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन कंडीशन आई, ये फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा WNA इक्वल टू 1/ANW। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो इसकी। ANW की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/1.33। इसको सॉल्व करके हमारे पास 0.75 आई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो आंसर कितना है आपका WNA इक्वल टू 0.75, ये आपका आंसर है। क्लियर, सिंपल न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना 3/2 एंड दैट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना। सबसे पहले हम इसके अंदर गिवन कंडीशन लेंगे, गिवन कंडीशन इसी हिसाब से लिख रहा हूं, इसमें ये दे रखी है, मैं इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर ग्लास, तो मैंने सेम उसी हिसाब से लिख लिया जैसे ऊपर वाला था, ANG इक्वल टू 3/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर पहले लिखेंगे, ग्लास को बाद में लिखेंगे, पहली कंडीशन। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने। N ये आपका कौन सा मीडियम हो जाएगा, ऊपर आएगा रेयर, और नीचे कौन सा आ जाएगा इसके डेंसर, तो NA/NG। ठीक है, मैंने और आसान बना दिया, तो ये आपका ऊपर लिख दिया और ये नीचे लिख दिया। अब आइए नेक्स्ट में, क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको कैसे लिखेंगे ANW इक्वल टू 4/3। इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही चीज है। अब ये वाली चीज न्यूमरेटर में आ जाएगी NA/NW। यहां तक क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लेके चल रहे हैं। आपको इसमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। अब इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के, तो वाटर पहले आएगा, ग्लास पीछे आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक, क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखो इसको, अब सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूं इसका, ये, और फॉर्मूला बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा, WNG इक्वल टू NW/NG। ये आपके किसके रिस्पेक्ट में है, दोनों
एयर के रिस्पेक्ट में। इसमें जो इक्वेशन आपकी ये थी फर्स्ट सेकंड मान लो, इसको इसमें पुट कर दो। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इसको इक्वेशन सेकंड मान ली और ये थर्ड मान ली। पुट फर्स्ट सेकंड इन थर्ड, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा ये W एंड G इक्वल टू A एन W का फॉर्मूला क्या था, A एन W का एन ए अपॉन एन W, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका A एन G का फॉर्मूला, A एन G का फॉर्मूला कितना है, डिवाइडेड एन ए अपॉन एन G, कितना आया, ठीक है भाई। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटरचेंज होगी डिजिट, एन ए कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बचा इधर एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। अब हमें क्या करना है, एन जी ये आ गया, एन डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू एन जी की वैल्यू कितनी है 3/2, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है 4/3 डिवाइडेड 4/3, डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 3/4, डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू 9/8 आपका आंसर आ गया। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार ये पूछा जा चुका है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कम इन द बोर्ड एग्जाम्स इन मेनी टाइम्स। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से लेके इसको ब्रीफकेटेड कर दिया है। एक चीज में ध्यान रखना है, जैसे कि हमने इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ, जब कुछ नहीं लिखा अंडरस्टूड है, द मीडियम इज एयर या वैक्यूम। मीडियम कैसा है, वैक्यूम। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम, एक दो न्यूमेरिकल्स और लेते हैं, उससे आपको थोड़े से और कंसेप्ट्स इसके क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट वी आर टेकिंग द next numerical third, the refractive indices of water and glass with respect to air। देखो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है, ग्लास का, और रिस्पेक्ट किसकी दे रखा है, दोनों का, एयर का दे रखा है। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, ये दे रखे हैं आपके दोनों वैल्यू। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इतनी दे रखी है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, हमें एयर में और वाटर दोनों में स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है। पहले हम गिवन चीज लिख लेंगे इसके अंदर सॉल्यूशन में। फर्स्ट गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए एन डब्ल्यू इक्वल टू कितना आया ये आपका 4/3, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए एन जी इक्वल टू 3/2। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी हमने गिवन कंडीशंस निकली। फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर के लिए स्पीड निकाल रहे हैं सबसे पहले, फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस करके चल रहे हैं। तो एयर के लिए हम स्पीड निकालेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो इसमें ए एन जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेयर मीडियम, ये डेंसर, तो रेयर को मैंने सी से लिख दिया, डेंसर को वी से इंडिकेट कर दिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, C इक्वल टू V इंटू ए एन जी, C इक्वल टू V कितना है इसमें क्वेश्चन में 2 × 10⁸, और ये Ng कितना दे रखा है इसमें, मल्टीप्लाई 3/2। इनको सॉल्व करना है हमें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, C कितना आ गया हमारे पास में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
एक पार्ट हमारा ये खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में देखो आप, वाटर का दे रखा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसकी स्पीड ऑफ लाइट निकाल ली हमने वाटर के रिस्पेक्ट में। तो इसमें हम ए एन डब्ल्यू, इसका फॉर्मूला क्या बना लेंगे हम, C अपॉन V, सेम, ठीक है। ये आपकी रेयर मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट, ये डेंसर मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें ये तो आपका डेंसर मीडियम हो गया, इसकी स्पीड ऑफ लाइट निकालनी, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, V इक्वल टू C अपॉन A N W। A N W की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन 3। V C की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, V इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, V इक्वल टू 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आंसर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2.25। V इक्वल टू 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतना आंसर हमारे पास में ये आ गया, जो अभी हमने इसको निकाला है अलग अलग मीडिया के लिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल सारा आपको क्लियर हो गया होगा। पहले गिवन कंडीशन निकाल ली, फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, सेकंड पार्ट निकाल लिया, इसमें C हमने इसमें निकाल ली, C की वैल्यू हमने यहां पे रखी, V निकालना था, V हमने कैलकुलेट कर लिया, निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट व्हिच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 दे रखा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विद स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें C दे रखा है, N दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इसके अंदर V निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले कंडीशन लिख लो। इसमें N कितना दे रखा है, इसमें 1.5, C कितना दे रखा है 3.0 इंटू 10 की पावर 8। आपको क्या निकालना है, इसमें V, वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड ऑफ लाइट एयर दे रखी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, N इज इक्वल टू C अपॉन V, रियल मीडियम अपॉन डेंसर। N इक्वल टू V निकालना है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, V इक्वल टू C अपॉन N, V इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 N 1.5। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो V हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल कराए हैं और चारों न्यूमेरिकल बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के हैं और इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। आप इनके सॉल्व करने के मेथड की प्रैक्टिस कर लेना। न्यूमेरिकल तो आपको और भी बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम है, लेकिन 4 न्यूमेरिकल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आगे आप बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। Now we are taking the refraction through a rectangular glass slab। अब हम ग्लास स्लैब में से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। ये हमारी ग्लास स्लैब है PQRS, इसमें से रिफ्लेक्शन। ये असली में आपका एक एक्टिविटी भी दे रखी है और इसको आप लैब में एक्टिविटी भी करते हो। जब एक्टिविटी लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इसका मेन फंडा है कि ये हमारी इंसिडेंट रे थी, यहां पर इमर्जेंट रे निकल जाएगी, ये एंगल I था और ये एंगल E, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होने चाहिए। ये हमारा एक्सपेरिमेंट, आपको मोटे मोटे शब्दों में मैं बता दूं, इस टाइप से हमको ये प्रूव करना है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। सबसे पहले हम छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं कि ग्लास स्लैब एक्चुअल में होती क्या है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज अ क्यूबॉइड शेप। ये क्यूबॉइड शेप की होती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास मीडियम, द अपोजिट फेसेस ऑफ द ग्लास स्लैब आर पैरेलल। इसके जो अपोजिट फेसेस हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं एक दूसरे के,
और डायमेंशंस इसका मीडियम का होता है वो इसका कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, सारा डायमेंशन कांस्टेंट होगा थ्रू आउट। इसमें रिफ्लेक्शन होता कैसे, ये एक्टिविटी एनसीईआरटी में भी दे रखी है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल में भी दे रखी है, इसको आप पढ़ लेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे हमारी इसमें जाती है, पॉइंट ओ पर आपका रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्टेड रे अंदर जाती है, फिर पॉइंट ओ डैश पर फिर से रिफ्लेक्शन होता है, फिर आपकी एक लाइट रे निकलती है, इस लाइट रे को हम इमर्जेंट रे कहते हैं। वो थोड़ा आपको 4-5 सेंटेंस का अपनी लैंग्वेज में लिखना है, एग्जाम में आता है। मैंने थोड़ा सा वो चीज यहां से कट कर दी है और डायरेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें। अब देखो हमने स्नेल्स लॉ पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जब फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम के लिए 1, सेकंड के लिए n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin i अपॉन sin r, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगेन पहले स्नेल लॉ हमने यहां पे लगाया था फर्स्ट मीडियम सेकंड, अब स्नेल्स लॉ हम यहां पे लगा रहे हैं। इसमें सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम आ जाएगा, जब सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम आएगा तो ये एंगल आपका ऊपर आएगा और ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा, i r आपका ऊपर आएगा और e आपका डिनोमिनेटर में आएगा। तो 2 सेकंड मीडियम के लिए, ये फर्स्ट के लिए, sin r अपॉन sin e, ये इसका इक्वेशन नंबर हमने सेकंड दे दिया। हमने अभी प्रूव किया था स्टार्टिंग में कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a refractive index second with respect to first, a refractive index first with respect to second, आपस में कैसे हैं, रेसिप्रोकल है। इनकी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड, पुट करके हमारे पास में इतना है, sin e को हमने ऊपर पहुंचा दिया, दोनों ये सेम है, कैंसिल हो गए, sin से sin हमने काट दिया, हमारे पास में ये बचा है। तो इसका मतलब ये निकला कि एंगल I इक्वल टू एंगल E, जो आपका एंगल I है वो किसके बराबर है, E के बराबर है। हमने ये अभी यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, एंगल I E के बराबर है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, हमने स्नेल्स लॉ पहले इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो लाइट रे आपकी रियल से डेंसर में जा रही है, तो इसमें क्या आएगा 1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा sin I अपॉन sin r। अब स्नेल्स लॉ इस पर लगा रहे हैं हम, इस पर क्या होगा आपका 2n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये लगा दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा sin r अपॉन sin e। उसके बाद में ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। ये आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस हमने किस में रख दी, थर्ड में। sin r आपका ये कैंसिल हो गया, sin से sin ये कट गया, एंगल I इक्वल टू एंगल E। इसका मतलब 10 इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द इमर्जेंट एंगल, इसका नाम है इमर्जेंट एंगल। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इमर्जेंट एंगल क्या होता है, लेटरल शिफ्ट क्या होती है और ये इमर्जेंट रे क्या है। ये आपको तीन चीज अब आपने नहीं पढ़ ली। अब इसमें हम ले रहे हैं कि इमर्जेंट रे क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है और लेटरल शिफ्ट क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। सबसे पहले इमर्जेंट रे लेते हैं। हमारी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होकर ये रिफ्लेक्टेड रे, इस पॉइंट पे फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, जो लाइट रे दोबारा से रिफ्लेक्शन के बाद में बाहर निकली है उसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, इमर्जेंट रे इज रे दैट कम्स आउट ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम था, इसमें जो रे आपकी बाहर निकलेगी रिफ्रैक्टिव मीडियम के, उसको हम इमर्जेंट रे कहेंगे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस को हमने ई से डिनोट कर रखा है, द एंगल मेड इन बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, उसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। द एंगल मेड इन बिटवीन विद इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, और इसको हम ई से ही डिनोट करते हैं। हमने पहले प्रूव कर लिया था एंगल इंसिडेंस एंड इमर्जेंस, ये दोनों आपके एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट अब लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी इमर्जेंट रे है। जब हम इस इंसिडेंट रे को अंदर प्रोड्यूस कर देंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। इसको हमने अंदर प्रोड्यूस कर दिया है और ये आपस में पैरेलल हो गई है। पैरेलल होकर जो इनके बीच का डिस्टेंस है
इसी बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया डॉटेड से जो शो कर रखा है, तो इमर्जेंट रे और जो प्रोड्यूस इंसिडेंट रे है ये आपस में पैरेलल है। इन बीच के पैरेलल का जो डिस्टेंस है उसी को हम लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे व्हेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल तीनों डेफिनेशंस लिख रखी हैं विद डायग्राम के साथ में। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म, और नेक्स्ट जो वीडियो है, अब आपका जो टॉपिक 7 स्टार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल लेंसेस के बारे में, और उसके अंदर पूरा स्फेरिकल लेंसेस को हम कवर करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे।